नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है और आज हम पढ़ने वाले हैं CAIIB में BFM जो कि सेकंड मॉड्यूल है उसका फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक। फॉरेन एक्सचेंज वाले टॉपिक में काफी प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं आपके, तो हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे आज। और ये टॉपिक की जो रेलेवेंस है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक बैंकर हैं और आपके यहाँ पे इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट बिल आते हैं तो आप कैसे करेंसी एक्सचेंज के रेट कोट कर सकते हैं अपने कस्टमर को, वो भी नॉलेज आपको ये चैप्टर देता है। बट इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले मुझे लगता है कि कुछ चीजें जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें से है एक है मार्जिन। राइट, अगर आप इन चीजों के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी रखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में उतनी ही आसानी होगी। तो देखिए, एक व्यक्ति एक्सपोर्टर भी हो सकता है और एक व्यक्ति इंपोर्टर भी हो सकता है। अगर वो एक्सपोर्टर है तो वो अपना माल किसी भी दूसरी कंट्री में भेजेगा, राइट, ही विल सेल हिज गुड, और उसके एवज में उसे मान लीजिए किसी भी फॉरेन करेंसी में पैसा मिलेगा, लेट्स से इट इज ए डॉलर। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये एक्सपोर्टर को जब अपने वेंडर से पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा, वो बैंक में जाएगा और बोलेगा कि इसे रुपये में कन्वर्ट कर दो। अब आपको यहां बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि बैंक क्या कर रहा है। बैंक अल्टीमेटली डॉलर बाय कर कर उसे रुपये में कन्वर्ट कर कर दे रहा है, तो बैंक इज बायर हेयर ऑफ डॉलर, राइट। अब होगा क्या कि बैंक के पास डॉलर आ जाएंगे, बैंक रुपये में कन्वर्ट करके उसे दे देगा। तो जब बैंक बायर है और मान लीजिए $1 इक्वल्स टू 75 है, तो हमेशा जो बायर होगा वो बेसिकली अपना मार्जिन जो है वो लेस करेगा, वो हमेशा कम में बाय करेगा। इसीलिए बायर के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो हमेशा मार्जिन घटाया जाता है, यानी एक्सपोर्ट के केस में जहां बैंक बायर है हमेशा मार्जिन को घटाया जाएगा। दिस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं बात करता हूं इंपोर्टर की। मान लीजिए कोई इंपोर्ट बिल है, तो इंपोर्ट बिल का मतलब यह है कि मैंने कहीं से परचेज किया है किसी फॉरेन कंट्री से कुछ। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस फॉरेन कंपनी को अब डॉलर में पेमेंट करना होगा। मैं बैंक जाऊंगा रुपया लेकर और मैं बैंक को बोलूंगा कि ये रुपए ले लीजिए और मेरे कस्टमर को आप डॉलर में पेमेंट या किसी भी करेंसी में जिसमें आपने ट्रांजेक्शन की है जिस देश के साथ, वहां कन्वर्ट करके उसे पैसा दे दीजिए। अब देखिए कि यहां बैंक की स्थिति क्या है, यहां बैंक पैसा ले रहा है लेकिन उसको डॉलर देना पड़ेगा अल्टीमेटली। यहां वो डॉलर ले रहा था, बाय कर रहा था, यहां वो डॉलर सेल करेगा। और अगर बैंक डॉलर सेल करेगा तो बैंक हमेशा चाहेगा कि वो हाई में उसे सेल करे, इसीलिए इस केस में मार्जिन हमेशा जोड़ा जाएगा। यानी एक्सपोर्टर के केस में हमेशा जो मार्जिन है वो कम होगा क्योंकि बैंक वहां बायर है, तो बाय के केस में हमेशा मार्जिन घटेगा। और इंपोर्ट के केस में जहां बैंक बेच रहा है डॉलर को, वहां मार्जिन हमेशा जोड़ा जाएगा। यहां एक चीज और क्लियर होती है, बाय लो सेल हाई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको रेट्स उठानी है आगे भी। तो ये मार्जिन अगर आपको क्लियर है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और हम आगे ये भी बात करेंगे कौन कौन से केस बाय के हैं, कौन कौन से केस सेल के हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि मार्जिन कब जोड़ना कब घटाना है। लेकिन मैं सिर्फ क्लैरिटी आपको देना चाहता था कि बैंक के पर्सपेक्टिव से कि मार्जिन बैंक ने क्यों जोड़ा और मार्जिन बैंक ने क्यों घटाया। तो देखिए, एक चीज और समझने की आवश्यकता है, वो है डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। क्योंकि जब आप क्रॉस रेट निकालेंगे तो इसकी क्लैरिटी आपको होना जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि $1 इक्वल्स टू INR 75, इट इज अ बेसिकली डायरेक्ट कोट जहां पे आपकी फॉरेन करेंसी फिक्स है, यानी $1 के अगेंस्ट आज का रेट है 75 रुपया। दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट कोट। बट अगर मैं ये बोलूं INR 1 इक्वल्स टू $1 डिवाइडेड बाय 75, राइट, अगर मैं डोमेस्टिक करेंसी में अगर रेट कोट कर रहा हूं तो दैट विल कॉल्ड इन डायरेक्ट कोट। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब मैं क्रॉस रेट आपको बताऊंगा आगे आने वाले एग्जांपल्स में तो आपको फिर वहां क्लैरिटी रहेगी। देखिए, इस टेबल को बड़ा आपको ध्यान से देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाय के केस में मार्जिन को आपको हमेशा घटाना है, सेल के केस में आपको मार्जिन को हमेशा ऐड करना है। प्रीमियम इन दोनों कंडीशन में जुड़ेगा और डिस्काउंट दोनों ही कंडीशन में माइनस होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि ये बैंक के लिए एक बाय ट्रांजैक्शन है या फिर एक सेल ट्रांजैक्शन है। यकीन मानिए, अगर ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा
किसी भी ट्रांजेक्शन को बाय या सेल पहचानने के लिए। अगर ड्राफ्ट, पेड, इनफ्लो, इनवार्ड, रिसीव्ड, एक्सपोर्ट बिल जैसे शब्दों का यूज किया गया है तो आप समझिएगा कि एक बाय ट्रांजेक्शन है। अगर ड्राफ्ट, इशूड, आउटफ्लो, आउटवर्ड, पेड, इंपोर्ट बिल जैसे शब्दों का यूज किया गया है तो ये बेसिकली एक सेल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बाय और सेल के हिसाब से आपके मार्जिन को जोड़ना और घटना बदल जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इनफैक्ट बाय और सेल के ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप जो रेट ले रहे हैं वो भी बदल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि अगर रेट ऐसे कोट किया गया है 68.14/68.15, तो बाय लो और सेल हाई मैंने आपको बताया था। तो अगर बाय ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट बिल है, तो रेट उठाएंगे आप 68.14। अगर वही कोई इंपोर्ट बिल है तो अपने कस्टमर को रेट कर आप कोट करने के लिए रेट लेंगे आप 68.15। बिकॉज इंपोर्ट बिल एक सेल ट्रांजैक्शन होगा तो वहां आप हाई रेट लेंगे, तो आपने 68.15 लिया। एक्सपोर्ट बिल एक बाय ट्रांजैक्शन होगा तो आप यहाँ पे लो रेट लेंगे, इसलिए आपने 68.14 लिया। इसीलिए ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बाय और सेल आपको आना चाहिए ये पता करने के लिए कौन सा बाय है कौन सा सेल है। ऐसे अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो आपको पता है कि अगर बाय होगा तो लेस हो जाएगा मार्जिन, और अगर सेल है तो मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो रेट को लेना, पिक करना और आपके मार्जिन को जोड़ना घटाना, इन दोनों के लिए ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की, जहां में कहा गया इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर 1 लाख, यानी इनफ्लो हुआ है, यानी इनफ्लो है इसका मतलब यूएसडी आ रहा है, तो ये बाय ट्रांजैक्शन है फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो 1 लाख यूएस डॉलर आएंगे जिसे कन्वर्ट करके बेसिकली रुपी में देना है आपके कस्टमर को, तो आपको रेट कोट करना है, राइट। तो बेसिकली डेफिनेटली वो एक्सपोर्टर रहा होगा, इसीलिए 1 लाख डॉलर जो है वो इंडिया में आए हैं, उसे आपको कन्वर्ट करके देना है। तो अब इस केस में जहां आपका इनफ्लो है और एक ट्रांजैक्शन बाय है एक बैंक के लिए, तो हमने बार बार आपको अभी तक ये समझाया है कि ये बेसिकली आपका लो रेट लेना है, क्योंकि बाय लो, और लो रेट कौन सा है 68.09। तो बैंक बेसिकली 68.09 कोट करेगा अपने कस्टमर को। अगर यही सेल ट्रांजैक्शन होता, यही एक्सपोर्ट बिल होता, तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन जो रेट कोट करी जाती वो करी जाती 68.11। इसीलिए हम कहते हैं बाय लो और सेल हाई फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, राइट। So this was question number 1. So now we'll do example number 3, retirement of import bill. देखिए import आ गया, तब आप ये मान लीजिए कि ये एक सेल ट्रांजैक्शन है, राइट, फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ऑफ 1 लाख, यानी इंपोर्ट हुआ है तो 1 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड देने हैं। बाय टीटी मार्जिन 0.20%। ये आपको रेट्स दी हुई हैं, आपको कस्टमर को रेट कोट करना है कि किस रेट पर आप उसे 1 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली वो रेट क्या होगा आपको ये निकालना है सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है आपको, तो आपको ये देखना है कि एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कितने INR आएंगे और किस तरह से आपको करना है, राइट। तो देखिए आपको दिया हुआ है GBP डिवाइडेड बाय USD, इसका मतलब यह है कि एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कितने US डॉलर आ रहे हैं और एक USD में कितने INR आ रहे हैं। अपने को चाहिए एक GBP इक्वल्स टू INR। अब देखिए यहाँ क्रॉस रेट वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, GBP डिवाइड बाय USD इंटू USD डिवाइड बाय INR। इससे क्या होगा कि USD से कट जाएगा और GBP ऊपर और INR नीचे रह जाएगा। अल्टीमेटली आपका ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। तो फॉरेन करेंसी ऊपर और डोमेस्टिक करेंसी नीचे रह जाएगी और आपको एक डायरेक्ट कोट मिल जाएगी एक GBP के अगेंस्ट में कितने INR आएंगे, वही हमारा मोटिव है। लेकिन अब हमें पकड़ना क्या है, क्योंकि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो हम बेसिकली सेल हाई, यानी बैंक के पर्सपेक्टिव से हम हाई रेट्स पकड़ेंगे। यहां पे पकड़ेंगे हम 1.2185 दिस वन, और यहां पे पकड़ेंगे हम ये वाला 68.15, राइट। So 1.2185 multiply by 68.15. So let's see what is the answer. So it is coming 83.0408, right? 83.0408, but there is a margin also. बट अगर ये सेल ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे मार्जिन ऐड होगा, राइट। तो मार्जिन ऐड होगा तो मार्जिन ऐड कर दीजिए, इसका आप 0.20% निकाल दीजिए। तो दैट इज
0.1661 ऐड कर दीजिए, 960.2.83. So it is almost basically 83.2070. So this is the rate which will quote, and this is the answer. So now student will do the example number 4. On 15th of September, a customer requests for booking of a forward contract for export bill, right? So when we say export bill, so it's basically a buying transaction from the bank's perspective. USD of 1,50,000 USD to be realized in the month of December gives that USD INR 68.45, 50 and forward premium is as. अब forward premium है तो इसका मतलब हमें प्रीमियम पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्सपोर्ट बिल है, तो हमने पहली बार में समझ में आ गया कि ये बाइंग ट्रांजैक्शन है फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, और अगर बाइंग ट्रांजैक्शन है तो आई विल बाय एट लो, तो लो बाय करूंगा तो लो प्राइस लूंगा 68 रुपीज 45 पैसा। अब देखिए मार्जिन टू बी चार्ज 0.05 पर यूएस डॉलर, तो मार्जिन है 0.05। तो अब बेसिकली ये ट्रांजैक्शन है, बाइंग ट्रांजैक्शन है बैंक के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ मार्जिन हो जाएगा लेस, तो 0.05 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा 68.40। नाउ प्लीज पे अटेंशन कि दिसंबर में बेसिकली रियलाइजेशन इसका होना है, तो अब दिसंबर में आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है। अगर इस सिचुएशन में अगर आप हो जहां पे आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई हो, तो आप प्रीवियस मंथ का आप प्रीमियम ले लीजिए। तो प्रीवियस मंथ हो गया नवंबर, अब नवंबर में भी आप कौन सा प्रीमियम लेंगे, ये लो वाला 30 पैसा। तो जैसे आपको पता है कि प्रीमियम ऐड होगा तो आप इसे ऐड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्राइस जो आप कोट करेंगे इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए, दैट विल बी 68 रुपीज 70 पैसा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू एग्जांपल नंबर 4. Now we will do example number 7. Student, Masses BCD wants to remit Japanese yen 100 million, right? TT values quote as payment of an import invoice. Import invoice इसका मतलब ये है कि अगर import हो रहा है तो ये बेसिकली एक सेल ट्रांजैक्शन है फ्रॉम द बैंक पर्सपेक्टिव, राइट? तो बेसिकली 100 मिलियन देने हैं कस्टमर को जापानीज येन में बाहर, राइट? तो वो रुपी में कन्वर्ट कराएगा जापानीज येन को, फिर वो बाहर भेजेगा मैसेज बीसीडी। तो गिवन दैट यूएसडी आईएनआर दे रखा है आपको, यूएसडी डिवाइड बाय जापानीज येन दे रखी है आपको, और मार्जिन दे रखा है, तो आपको रेट भी बताना है और आपको ये बताना है कस्टमर के अकाउंट से कितना पैसा आप रुपी में डेबिट करने वाले हैं। अब देखिए समझ में आया कि ये सेल ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमको ये देखना है कि जापानीज येन हमें कन्वर्ट करने हैं, तो जापानीज येन डिवाइड बाय आईएनआर ये बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट है एक सेल ट्रांजैक्शन के लिए। तो लेकिन अब मुझे करेंसी कैसे दी हुई है, यूएसडी का आईएनआर, एक यूएसडी में कितने आईएनआर उनके हिसाब से, और यूएसडी डिवाइड बाय जापानीज येन, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट है जापानीज येन डिवाइड बाय आईएनआर, राइट? तो अब मुझे यहाँ पे क्रॉस रेट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्रॉस रेट के इस तरह से यूज करूं कि ये तो रह जाए ऊपर टॉप में और ये रह जाए बॉटम में, तो मुझे ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए वो फॉर्मूला कैसे बन सकता है, यूएसडी डिवाइड बाय आईएनआर इनटू जापानीज येन डिवाइडेड बाय यूएसडी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे यूएसडी से यूएसडी क्रॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली मुझे जापानीज येन डिवाइड बाय आईएनआर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या मेरे पास यूएसडी डिवाइड बाय आईएनआर है, बिल्कुल है सर। तो अब ये सेल ट्रांजैक्शन है तो मैं ये वाला हिस्सा पकड़ लूंगा हायर वाला, क्योंकि मुझे सेल हाई वाला कॉन्सेप्ट होता है तो मुझे हायर रेट पकड़नी पड़ेगी। तो ये 68.26 तो मैंने पकड़ लिया। सवाल ये है कि क्या जापानीज येन डिवाइड बाय यूएसडी मेरे पास इस फॉर्म में मेरे पास रेट है, नहीं, इसके रिवर्स फॉर्म में मेरे पास रेट है, यानी वो बेसिकली इनडायरेक्ट कोट है मेरे को चाहिएगा मेरे को आज की तारीख में यूएसडी और जापानीज येन में। तो अब मेरे को ये रेट दिया हुआ है, तो अगर मुझे जापानीज येन डिवाइडेड बाय यूएसडी चाहिए तो मैं इसका रिवर्स कर सकता हूं, इसका उल्टा कर सकता हूं, और वो इन दोनों में से कुछ एक होगा। लेकिन सवाल ये घूम फिर के आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा रेट उठा जाए, मुझे एक्चुअली हाई वाला रेट लेना है। तो ये हाई है या ये हाई है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या 1/10 ज्यादा है या 1/15 ज्यादा है। तो स्टूडेंट 1/10 ज्यादा है, 1/15 ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये वाला रेट लेना
होगा 1 डिवाइड बाय 116.50 विल बी हायर रेट इन दिस केस, तो मैं ये रेट यहाँ पे पकड़ लूंगा इनटू 1 डिवाइड बाय 116.50, और मुझे ये उल्टा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में रेट चाहिए ताकि मैं अल्टीमेटली 1 जापानीज येन में कितने INR है यहां तक पहुंच जाऊं। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 0.5859। स्टूडेंट यहां आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये 100 में आपको बेसिकली फेडाई जो है उसके रूल्स के अनुसार आपको 100 येन में रेट कोट करना पड़ता है, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 58.5923। अब देखिए आपका 0.15% मार्जिन है, आपको पता है कि ये सेल ट्रांजैक्शन है तो आपको मार्जिन को ऐड करना है, कर दीजिए। तो ये बन रहा है 0.0879, और अगर हम इसका टोटल करते हैं ये बनेगा 58.6802, राइट। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे आप तो अल्टीमेटली ये 02 का कोई रोल नहीं है, 58.6800 हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा 58.68। तो ये 58.68 क्या है, बेसिकली ये आप इस तरीके से रेट उसे कोट करोगे, सेल रेट है ये, बेसिकली सेल ट्रांजैक्शन के लिए आप रेट कोट कर रहे हैं 58.68। अब आप कितना रुपये उसके अकाउंट से डेबिट करोगे, बड़ा सिंपल है, 100 मिलियन आपको जापानीज येन बेसिकली 100 जापानीज येन के हिसाब से आपको पैसा डेबिट करना है। तो 100 मिलियन जापानीज येन बेसिकली, तो 100 मिलियन जापानीज येन, तो ऑलरेडी आपने 100 पे रेट कोट कर रखा है, तो 100 से 100 चला जाएगा और ये 1 मिलियन बच जाएगा बेसिकली, और 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो अल्टीमेटली 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 58.68 कर दीजिए, ये जो पैसा होगा ये बेसिकली आपके कस्टमर के बैंक से डेबिट करना पड़ेगा, विच इज मेसर्स BCD लिमिटेड। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। आज के वीडियो में सिर्फ ये 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं विद बेसिक्स। आने वाले वीडियोस में मैं बाकी जो मैकमिलन बुक में दिए हैं वो एग्जांपल भी कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।